जून का अटेम्प्ट दिया दिया जो वो भी मेरा अच्छा गया था, बट फिर अनफॉर्चुनेटली वो फिर से मुझे देना पड़ा सितंबर में। तो फिर वही मैंने दिया और फिर 100% स्कोर किया और आज सर के साथ मतलब। So very warm welcome everybody to JC Academy. My name is Saurabh Juneja and today I have with me a very special guest. Guest कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, जेआरएफ एस्पिरेंट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट के 100 परसेंटाइलर। जी हाँ, तो मेरे साथ है अमन त्रिवेदी और अमन त्रिवेदी हैज स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द जून 2024 वाला यूजीसी नेट का अटेम्प्ट, और जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और साथ में पीएचडी के लिए भी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन, और आज बहुत सारी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो अमन, शुरुआत करेंगे। पहले हमको आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर तो आई एम अमन त्रिवेदी एंड आई बिलोंग टू हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड। सो अब स्टार्टिंग मतलब ट्वेल्थ मैंने अराउंड 2016 में करी थी। देन आई क्लियर द एन सी एच एम सी टी पेपर एंड जॉइंड आई एच एम अहमदाबाद। फिर डाउन द ईयर 3 years मैंने एच एम किया। देन आई वर्क फॉर मैकडी फॉर अराउंड अ ईयर। फिर देयर कम्स द कोविड, तो देन आई केम बैक होम। फिर आई थॉट दैट being in a hotel line or being in any other industry is not there really my cup of tea. So फिर मैंने एमबीए स्टार्ट किया, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, बहुत पास थी मेरे घर से एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर 2021 में मैंने एनरोल किया, 2023 में मैं पास आउट हुआ। फिर आई वॉज नॉट रियली कॉन्फिडेंट कि मैं उस समय नेट का पेपर दे पाऊँ, तो मैंने नहीं दिया। फिर मैंने यूसेट दिया, यूसेट मैंने क्लियर करा। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना जेआरएफ भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं था। जब मैं अपने मॉक्स लगाता था, पीवाई क्यूज लगाता था, तो ऐसा लगता था कि यार 67% है, 68% मतलब मार्क्स में स्कोर कर ले रहा हूँ, अराउंड 200 मार्क्स में हमेशा स्कोर कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार कट ऑफ तो 190, 194, कभी 202 गई है, तो मैं क्लियर आउट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मार्च से बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करी। जून का अटेम्प्ट दिया जो वो भी मेरा अच्छा गया था, बट फिर अनफॉर्चुनेटली वो फिर से मुझे देना पड़ा सितंबर में। तो फिर वही मैंने दिया और फिर 100% स्कोर किया और आज सर के साथ मतलब ऐसा जूम तो मीट कर रहा हूँ। अमन, इस बार तो बड़ा रोलर कोस्टर राइड रहा। मतलब एक तो हाँ सर। अटेम्प्ट हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर डिले हुआ, पहले ऑफलाइन हुआ, फिर ऑनलाइन हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम डिले हुआ, रिजल्ट डिले हुआ। इन सब चीज़ों के बीच में, और आपका ये जान के मुझे बड़ा खुशी भी है और थोड़ा सरप्राइज भी हूँ, सच्ची बताऊं, कि फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल आप ले आए। सर, मतलब मेरी तो यही सोच थी कि कंसिस्टेंसी रखनी है और जेआरएफ क्लियर करना है। मतलब मैं सोचता था कि अगर मतलब बहुत सारे बच्चों के पेपर में देखता था ना, 100% देखता था, तो मैं ऐसा मतलब मन ही मन में ऐसा ड्रीम आउट करता था या सोचता था कि काश मेरे भी उस जो मार्कशीट आएगी या जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें 100% होगा तो कैसा लगेगा। तो मतलब जब मैंने रिजल्ट खोला तो फिर मैंने देखा कि क्या बोलते हैं वहाँ 100 लिखे हैं। मैंने कहा 100 मार्क्स, फिर मैंने वो परसेंटाइल नीचे देखा, मैंने कहा 100। मतलब बहुत सर मतलब बहुत सरप्राइज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे उस समय तो स्टूडेंट्स, मैं कि आपको बता दूं, अमन ने 100 परसेंटाइल और 240 मार्क्स आउट ऑफ 300 स्कोर करे हैं इस अटेम्प्ट में। तो अमन, जैसे कि आपने बताया, आप मेरे साथ जुड़े थे, दिव्यानी मैम के साथ जुड़े थे, क्योंकि हम लोग जेसी एकेडमी तो हमने अभी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले हम बाकी दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे थे, राइट। और चूंकि आप सब जगह काफी सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे थे, तो थोड़ा सा मेरे को ये बताओ पहले कि आपने ये मन कब और कैसे बनाया कि आपको नेट का अटेम्प्ट देना है, और किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया। यहाँ पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, ये फॉलो करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो मतलब मैं हर एक एस्पिरेंट्स को या फिर कोई बाद में यूजीसी का मतलब जो भी पेपर देता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अपने मास्टर्स में तो इतना स्ट्रांग रखो अपने मतलब बैकग्राउंड को या अपनी स्टडीज़ को कि मतलब मज़े से तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि कोर्सेज की ज़रूरत होगी। पर अगर तुमने वीक रखा है बहुत ज़्यादा तो फिर तुम्हें कोर्सेज की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। क्योंकि सर यूसेट का जब अटेम्प्ट दिया था ना मैंने, जनवरी में था वो अटेम्प्ट। तो अराउंड नवंबर में मैंने फॉर्म फिल आउट किया था उसका। तो उस समय मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा था।
तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि बैंक से आओ फिर पढ़ो, बैंक से आओ पढ़ो। तो फिर मैंने क्विट आउट कर दिया था 2 महीने, 2.5 मंथ्स मैंने काम किया था, वो मैंने क्विट कर दिया था। क्योंकि मेरे को लगा कि मतलब अब बैंक में काम करते करते फिर जेआरएफ तो नहीं निकलेगा, यूसेट भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि निकल जाएगा। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि मतलब पढ़ते रहा, मैं कंसिस्टेंसी रखी अपने अंदर। बेसिक्स मेरे बहुत ज़्यादा क्लियर थे, बस मुझे ये फ्रेम आउट करना था कि उन जैसे मैं सब्जेक्टिव वे में हम लोग पढ़ते थे, तो अब सब्जेक्टिव वे तो हो नहीं पाते हैं, अब इसको ऑब्जेक्टिव वे में हमें लाना है, एमसीक्यूज के तौर पे पढ़ना है। तो फिर मैंने अपना माइंड उस वे में सेट आउट किया कि हम सब्जेक्टिव वे को ऑब्जेक्टिव वे में कैसे लाएं, कि हम उस 4 ऑप्शन को के बारे में कैसे पता करें। तो वो आपने बायजूस में आपके मतलब मार्केटिंग की क्लासेस अच्छी होती थी, और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी होती थी। तो वो और देवयानी मैम के स्टैट्स के क्लास, मतलब स्टैटिस्टिक्स और आरएम वाला पार्ट मैंने उनसे ही सीखा। मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते थे सर पहले, पर मैम ने इतने अच्छे तरीके से सिखाया तो वो मैं उनसे सीखा। वही मतलब बेसिक्स स्ट्रांग रखो अपने, फिर पीवाईक्यू लगाते जाओ, बस उसी से आधा काम तो उसी से हो जाता है। बाकी कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है बस। तो अब एक एक करके आते हैं, पेपर वन और पेपर टू दोनों की चर्चा करते हैं। तो पेपर वन के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया, कैसे किया, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या थे, आपके वीक एरियाज क्या थे? सर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया तो डीआई में हमेशा सॉल्व कर लेता था, मैथ्स में हमेशा कर लेता था, कॉम्प्रीहेंशन में हमेशा कर लेता था, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट कर देता था, उसमें मुझसे इंडियन लॉजिक नहीं होता था। और फिर रिसर्च मेथडोलॉजी मेरी अच्छी थी। मतलब मेरे 8 चैप्टर्स अच्छे थे, कंप्यूटर वाला पार्ट अच्छा था, आईसीटी। मेरे 2 चैप्टर जो बहुत खराब थे, 2.5 बोलूंगा मैं, एक इंडियन लॉजिक मेरा बहुत अच्छा नहीं था, एक पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मेरा बहुत अच्छा नहीं था, और एक एक और था, एक कोई ये कमीशन फमीशन वाले जो चैप्टर थे वो मेरा अच्छा नहीं था, वो मैं पढ़ ही नहीं पाता था। वो बहुत दिक्कत होती थी मुझे पढ़ने में, क्योंकि मतलब इतने सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने मतलब बहुत बेसिक बेसिक बहुत अच्छे सही सही चीज़ें जो मुझे उस चैप्टर्स में से समझ में आ रही थी वो मैंने प्रिपेयर करी, और एक एक बार गो थ्रू कर लिया था कि अगर मतलब कुछ होगा तो मैं कर लूंगा इसमें से प्रिपरेशन। बाकी मेरे सब चैप्टर मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग रखे थे क्योंकि मुझसे हो जा रहे थे वो। जो नहीं हुए तो वो मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचा कि ये, बस एक बार गो थ्रू कर लिया था मैंने, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेता था, बस इससे ज़्यादा मैंने उसमें नहीं करा प्रिपेयर। पेपर खुद वन के में कोई एट नोट्स वगैरह भी चैप्टर थे। बनाए थे? हाँ सर, नोट्स बनाए थे मैंने, मतलब नोट्स में ऐसा करता था कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर लेता था। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 2-3 दिन में पूरा सिलेबस को 2-3 बार पढ़ते रहा, कि ये पता चल जाए कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देखे कि कौन कौन से टॉपिक के अराउंड पेपर घूम रहा है, पेपर आ रहा है। फिर मैंने हर एक दिन एक एक चैप्टर ही फिनिश कर देता था पूरा। एक एक जैसे मैनेजमेंट का भी मैंने करा था, वो एक एक दिन में मतलब 17-18 दिन में मैंने ऐसा कर दिया था कि मेरे पास हर एक चीज़ के नोट्स है। मतलब बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाए, 10-12 पन्ने 10-12 पन्ने के नोट्स बनाए, बस ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम ज़्यादा बनाओगे तो तुम कभी देखोगे भी नहीं उसको। मैंने खुद उसका नहीं फायदा ही देखा। नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन वही है में। सर। पेपर टू हाँ के लिए क्या किया था अमन फिर वही आपने? सर। पेपर टू के लिए मैंने मतलब जो टॉपिक्स मेरे क्लियर आउट थे वो मैंने अपने पास ही रखी। एक बुक खरीदी थी सर मैंने, अरिहंत की पेपर टू की बुक खरीदी थी, पेपर वन की केवीएस मैदान की खरीदी थी। तो उसमें से गो थ्रू करा, जो जो टॉपिक्स मुझे आते थे, मतलब 70-60-70% मुझे उस सिलेबस से आता था, पूरा 60-70%। फिर मेरे मार्केटिंग नहीं थी, मैंने एमबीए में ली थी एचआर और फाइनेंस, तो मेरे एचआर फाइनेंस के टॉपिक सब क्लियर आउट थे। बट मेरे मार्केटिंग के हर एक टॉपिक, इंटरनेशनल बिजनेस वाले वो टॉपिक मेरे अभी भी क्लियर नहीं है बहुत सारे। वो टॉपिक बहुत मतलब बाद में क्लियर हुए मेरे को। तो मतलब मैं वही करता था, एक एक दिन देखा कहाँ कहाँ से मतलब मुझे रिसोर्सेज चेकआउट करे, उसके भी 10-12 पन्ने के मैं नोट्स बना के फिनिश कर रहा था। और फिर मैं पढ़ते रहता था, कोई टॉपिक मेरे से छूट जाए तो फिर से अपने नोट्स में जाता था, आपकी पुरानी क्लासेस देखता था, और जो फैकल्टी पढ़ाते उसकी क्लासेस देखता था मैंने। यहाँ तक कि कॉमर्स के भी मैंने पेपर सॉल्व करे, क्योंकि उसमें से भी 60-70% मिलता है, तो मैंने कॉमर्स के भी पेपर सॉल्व करे 2018। तो ये रही मतलब मेरी प्रिपरेशन इस अराउंड हुई थी। ओके। तो पेपर वन सॉर्टेड हो गया, पेपर टू में आपने अपना एक स्ट्रैटेजी हमको बताया, तो कोई टाइम टेबल भी आपने फॉलो किया था करने के लिए, कोई डिसिप्लिन हम्म। मेंटेन किया था करने के लिए? हाँ सर, मतलब मैं क्या करता था कि जैसे अभी रात के 12 बज गए हैं, 12-1 बजे तक मैं मतलब ये रहता था कि अगर आज तुमने वो, और उसको मतलब जब करते जाता था तो उसको कट करते जाता था कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतने मॉक्स लगा दिए, इतने पीवाईक्यू कर दिए, एक चैप्टर फिनिश करा है तो कर दिया। फिर मैं एक दिन एडवांस प्लानिंग करता था, जैसे रात को अगर मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं प्लान कर देता था कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। तो वो एक दिन एडवांस ही चलते रहती थी मेरी प्लान। और फिर वीक में
क्या बोलते हैं, एक संडे को फिर से एक और बार अपनी कॉपी में जो जो नोट्स थे उसको फटाफट एक एक दो दो घंटे में गो थ्रू करता था। तो संडे मेरा ऐसा रहता था कि थोड़ा फ्री रहता था, और बाकी दिन में एक दिन एडवांस प्लानिंग में चलता। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए मॉक्स, पीवाई क्यूज और एससीटीज के भी पीवाई क्यूज और यूजीसी नेट के भी पीवाई क्यूज आपने काफी लगाए होंगे, मैं समझता हूँ। इसका कोई हाँ शेड्यूल सर, हाँ। आपने बनाया? कितने मॉक्स लगाए, कितने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए, कुछ आपने स्ट्रैटेजी बनाई इसके लिए? तो पीवाई की तो मैं हमेशा ही मतलब रोज, जैसे मैंने मैनेजमेंट के अराउंड 2012 से अभी तक के लगाए, और फिर कॉमर्स के भी 2018 से अभी तक के लगाए थे, और जो पेपर वन है उसको मैंने 2018 से अभी तक लगाया। तो मैं क्या करता था, हर दिन दो पेपर वन सॉल्व करता था, एक पेपर टू सॉल्व करता था। तो मतलब पीवाई की तो ऐसा था कि मतलब मैंने इतने हद तक कितनी बार कर लिए थे कि वो मुझे, मतलब मैं क्वेश्चन देखता था ना, आपके आपकी सीरीज थी 300, टॉप 300 क्वेश्चन, टॉप 210 क्वेश्चन वाली सीरीज थी, तो वो मैं ऐसे देखता था उसको। मतलब मैं, और एक मैं पढ़ता भी, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 2x की स्पीड में पढ़ने की आदत है मुझे। मैं हर एक वीडियो 2x की स्पीड में देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ ना। तो मैं 2x की स्पीड में देखते रहता था, और आप बोलते थे कि एक साइड में वो करके लिखी है जैसे 1 2, और फिर मैं देखता था, पहले पहले मेरे 18 19 करेक्ट होते थे, फिर मैं बार बार करता था तो मेरे 30 30 30 30 सारे करेक्ट होने लग गए थे उसमें। मैं बार बार उन पीवाईक्यू भी करता था, पुराने पीवाईक्यू भी, कोई कहीं से मुझे मॉक मिल जाए मैं वो भी चेक कर लेता था। कॉमर्स का मिल जाए कॉमर्स का भी कर लेता था, उसमें इनकम टैक्स वाला पार्ट और एक दो और पार्ट मुझे समझ में नहीं आते थे, बाकी मार्केटिंग स्टेट्स और एचआर में उसमें से कर लेता था सब। ये रहता था मेरा। तो सिंस वी आर डूइंग इट ऑन द जेसी एकेडमी प्लेटफॉर्म, हमारा आपका ये जो इंटरव्यू हो रहा है जेसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जो कि अभी वी रिसेंटली स्टार्टेड आवर एफर्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स क्रैक जेआरएफ एग्जाम, द नेट एग्जामिनेशन, राइट? तो आपने जैसे बोला कि दिवानी मैम और मैंने भी सेशंस लिए यूट्यूब पे, तो आपने हमारे सेशंस को कैसे यूज करा? हमारे सेशंस से आपको क्या हेल्प मिली, या किस तरीके से हम वैल्यू ऐड कर पाए? हमारे एफर्ट्स किस तरीके से आपको हेल्प किए, और कहाँ पर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप ये भी हमें बता सकें। मैं पहले स्टार्टिंग में था ना, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो यूट्यूब पे मैं गया था, और यूट्यूब में मैंने पढ़ा, सीधे सर्च करता था यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर टू, यूनिट वन, यूनिट टू। तो ऐसे करके मेरे को आपके पुराने वीडियोस मिले, देवयानी मैम के वीडियोस मिले। पहले तो मैं आपको ही फॉलो करता था, देवयानी मैम को मैं नहीं करता था फॉलो, क्योंकि मतलब मैं सोचता था कि यार जब एक सही टीचर मिल गया तो इसको करता हूँ। मतलब मैंने दिसंबर वाले अटेम्प्ट में बहुत कम वीडियो देखी होगी देवयानी मैम की। तो फिर मैंने, मतलब मैं आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा मिल जाती थी तो मैं उन्हीं को देखते रहता था, सॉल्व करते रहता था। फिर जब मैंने मार्च में स्टार्ट किया, मुझे स्टेट्स की कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही थी, एक बार सॉल्यूशन पुरानी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसी दिव्यानी मैम की वीडियोस में गया, तो मैंने उनके सब वीडियो मई तक का पढ़ाया शायद से उन्होंने, मई तक के सब वीडियो देखे मैंने उनके स्टेट्स के, पुराने कोई वीडियो मिले तो वो देख दिए मैंने। और कोई मार्केटिंग के या कोई वो, मतलब थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन ना वो सॉल्व कराती थी। तो उससे मतलब ये आइडिया बैठ गया कि यार टिपिकल तो आता है, बहुत सारी चीजें टिपिकल आती है, ये कोई सेट लेवल का पेपर नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। तो वही सब वीडियोस मैंने आपकी देखी, देवयानी मैम की वीडियोस देखी मैंने, और मतलब आइडिया बैठने लग गया था कि पेपर कैसा आता है। फिर एक बार आपसे बच्चों ने पूछा था कि जब आपने जेसी एकेडमी स्टार्ट किया था कि देवयानी मैम कहाँ है, देवयानी मैम कहाँ है, तो आपने बोला था कि हाँ मैं उनसे बात करूंगा ये वो। मैंने कहा सर गाली कह रहे हैं, सर कहाँ देवयानी मैम अलग कहाँ, मतलब अभी तो आपने बोला भी था शायद से ब्रेक में है कोई वो। तो फिर एक दिन जब आपने यूट्यूब में, अब आप लाइव नहीं आए थे देवयानी मैम के साथ अभी रिजल्ट के बाद, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला, मैंने कहा सर और देवयानी मैम एक साथ कैसे, तब मैंने शायद से कमेंट करा था कि सर मैंने जीआरएफ पास किया है 240 मार्क्स के साथ। आपने तो वो मतलब बोला भी था, मैंने कहा अब तो मतलब ये शौकर टाइप का है कि मतलब दो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज की दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो फिर मतलब यूजीसी नेट जीआरएफ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना तो थोड़ा इजी हो गया है ये तो, मतलब है ही। ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दो चार फैकल्टी थे जिनसे मैंने पढ़ा। पेपर टू का सर मटेरियल भी बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है पेपर टू का मटेरियल। दो तीन ही चैनल है जो प्रोवाइड करते हैं, पेपर वन का तो मतलब बहुत जगह है, हर एक इंसान पेपर टू का मटेरियल, पेपर वन का मटेरियल पढ़ा रहा है। वही तो, अब यही अच्छा लगा सर देख। हाँ, वी हैव मेड अ जेन्युइन एफर्ट के बच्चों को एक ही जगह पेपर टू का सब कुछ मिल जाए। तो हमने क्या करा है, जेसी एकेडमी में हमने प्रीवियस एक तो मॉक टेस्ट सीरीज हमने रख दी है, जहाँ पे सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज मॉक्स हैं। अब हम लोगों ने जो है बैच भी लॉन्च कर दिया है लाइव, इसमें मैम और मैं पढ़ाते हैं, और रिसर्च और स्टार्ट्स वाले टॉपिक्स मैम केटर करते हैं, और मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स मैं केटर करता हूँ। तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा पारंगत, हमने कहा कि भाई बच्चों को बेस्ट मिले,
वो हो गया, प्लस हर जो क्लास हम लेते हैं पेड कोर्सेज में भी ना, अब हमने उसमें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई है। तो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, और आप जैसे बच्चे 2x पे भी देख सकते हैं। और हर यूनिट जो खत्म होता है उसके बाद हम एक यूनिट रिवीजन टेस्ट भी ले रहे हैं। उसमें 40 30 40 क्वेश्चन यूनिट रिवीजन टेस्ट का होगा। और जितने भी टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम पढ़ाते पढ़ाते न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा रहे हैं बच्चों को। तो इतना हमने सिस्टमैटिकली बना दिया। और इस बार तो मैं आपको बताऊं अमन, दिसंबर में जो अटेम्प्ट होगा, हमने हम्म। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है लाइव क्लासेस में। 6 से 7 यूनिट्स हम कंप्लीट कर लिए हैं, यूनिट टेस्ट हो गया है, मॉक टेस्ट चल रहा है। अब मेरा और मैम का क्या प्लानिंग है कि दिसंबर अटेम्प्ट जब जैसे ही अनाउंस होगा, तो नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक हम अपना सिलेबस पूरा करा लेंगे। उसके बाद हम बच्चों को केवल और केवल प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ सर, वो बहुत डाउट्स जरूरी है अभी। प्रैक्टिस, डाउट्स प्रैक्टिस, यही हम लोगों ने सोचा है इस बारी। होपफुली रिजल्ट अच्छा आएगा इस बारी। और कोशिश यही है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए और एक जगह सब मिल जाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो इस थॉट प्रोसेस के संग मैंने शुरू किया था। फिर दीवानी मैम से मेरी बात हुई, फिर पता नहीं क्या बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ ही हो लिए। तो वो हमारे साथ ही हैं। होप ये पार्टनरशिप चलती रहे और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ऑब्जेक्टिव यही है। बड़े प्लेटफॉर्म्स के संग अभी तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि बायजूस का तो आपको पता ही है कि हाँ सर। हालत खराब है। फिर मुझे लगा कि जब इतना एफर्ट डालना ही है, सब कुछ हमें ही करना है, तो हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे करें। ताकि होता क्या, उससे बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, 10 10 हजार, 12 12 हजार बहुत महंगा हो जाता है। तो नॉमिनल प्राइस पे अगर बच्चों को सारी सर्विसेज मिल जाए तो हमको लगता है कि विन विन सिचुएशन है। तो इस थॉट प्रोसेस के संग मैं और दिवानी मैम साथ में जुड़े हुए हैं, देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाती है। जर्नी तो अच्छी रहेगी सर। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे देखो, आपका हाँ। तो कंसेप्ट्स बड़े क्लियर थे, राइट? और आपके, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर ही होंगे, क्योंकि आईएचएम में तो होटल मैनेजमेंट में तो बच्चे मस्ती ज्यादा करते हैं नहीं? हाँ सर। तो फिर आपने अपने कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करे, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ बच्चों को। अपने कंसेप्ट्स कैसे क्लियर कर लिया आपने सर ग्रेजुएशन के टाइम सर पर या मैं तो एमबीए के टाइम मतलब पर? एमबीए के टाइम में, ग्रेजुएशन में तो मेरा पूरा पार्ट ही अलग था। उसमें तो ऐसी कुछ पढ़ाई भी नहीं होती है। तो फिर हम्म। मतलब मैं पहले से ही ऐसा हूँ कि ट्वेल्थ में मैं इतना अच्छा नहीं था। मतलब मैं एग्जाम के समय में भी खेलने चले जाता था और सब चीज़ें। आईएचएम में मैं गया, मतलब घर से दूर गया, तो मैंने सोचा कि घर वाले पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा पढ़ना चाहिए। बाकी मस्ती भी करो, पढ़ते भी रहो। तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग ये हो गया मेरा कि मैं कंसिस्टेंसी आ गई मेरे अंदर पढ़ने की। मैं पढ़ते रहता था। तो फिर मैकडी में भी मैं क्या था, मैकडी में भी पढ़ाते थे सर। मतलब मैं तो ये शॉक्ड हो गया कि अब तो मैं जॉब करने आ गया हूँ, मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं। हर एक मतलब लेटर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें पढ़ना होता था, तुम्हें एग्जाम देने होते थे। तो फिर ऐसे ही रहा। फिर एमबीए स्टार्ट हुआ तो मैंने स्टार्टिंग से क्या करा, कंसिस्टेंसी रखी अपने अंदर। कि जो जो टॉपिक है मैं टीचर से पहले थोड़ा पढ़ने के लिए सोचता था कि क्लास में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो मतलब मैं वो इंसान होना चाहिए कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ। तो मैं उस समय भी कंसिस्टेंसी रखते रहा, हर दिन हर हम मतलब पढ़ता रहता था, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ो। कंसिस्टेंसी रखते रहा तो वो कंसिस्टेंसी से ही पता नहीं चला कि टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं और वो माइंड में बैठ गए हैं। तो वही है, मतलब बच्चे कितनी बार एमबीए करते हैं, खाली कॉलेज जाते हैं, कुछ करते नहीं है, या तो फिर घर में पढ़ लो या कॉलेज में पढ़ लो। बट वही है, जैसे अभी भी आप कुछ समय पहले आपकी भी कोई एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था कि मैंने भी अपने एमबीए के समय पे कंसिस्टेंसी रखी, थोड़ा थोड़ा मैं रोज पढ़ता था। तो वही मेरा भी था कि मैं भी रोज पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था। कुछ भी हो मतलब पढ़ लेता था मैं, कैसी भी सिचुएशन हो। बस यही था। अगर अपने आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कंसिस्टेंसी रखी है, उस मतलब हंगर रखा है कि हाँ मुझे नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई कोर्स या कुछ और लेने की। पर अगर आपने कुछ नहीं करा है और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो नॉलेज तो आपको चाहिए। तो फिर कोर्सेज से ये होता है कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पे राइट टाइम पे, जैसे आप कह रहे हो कि ने कहा कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाती है। और आपको जैसे मॉक वॉक, अब मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे हर चीज़ें सर्च आउट करनी पड़ती थी। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। पर वही था कि मैंने पहले पढ़ा था तो मुझे सर्च आउट करने में जो टाइम लगा वो मेरा ना पढ़ने में बच गया। पर मतलब सब जगह अगर मॉक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल है, तो फिर गो फॉर द कोर्स अगर तुम्हारे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो। ये है हाँ, सर। ये भी है, समय बचेगा, आपको सब कुछ एक जगह हम्म। ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। तो मतलब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आफ्टर यू स्कोर 100 परसेंटाइल और जेआरएफ आपका क्लियर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप आगे रिसर्च परस्यू करेंगे, राइट?
रिसर्च करेंगे तो सर। क्या प्लान है आगे, कहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हो, क्या कुछ पीएचडी सर का टॉपिक वगैरह सोचा है क्या? थोड़ा सा बताएं सर अगर। टॉपिक्स तो थोड़ा फाइनेंस, दो टॉपिक मैंने सोचे हैं, फाइनेंस का सोचा है, एक एचआर का सोचा है। मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस टाइप का है पूरा टॉपिक। तो मतलब अभी मैंने फ्रेम आउट कर दिया है, बट मतलब बहुत ज़्यादा मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि नहीं नहीं, ये है। सही और भी है, एचआर आपको में मैं, बताने, आपको हाँ पूरा बताने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ बताओ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो सर पहला फाइनेंस ही है। फाइनेंस का अच्छा। एक टॉपिक मैंने बनाया है। फिर मैंने सोचा है कि कुछ रिसर्च पेपर पे भी मतलब साथ साथ टॉपिक एक दो मैंने सर्च आउट कर दिए हैं कि वो रिसर्च पेपर, या अगर मुझे कॉलेज की तरफ से, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी आती है वो टाई अप करना चाहती है कि हाँ हमारे वहाँ से कर लो कोई टॉपिक कोई चीज़ हमारे साथ, मतलब तो वो उसके लिए मैंने एक एचआर का टॉपिक सोचा है कि कैसे करना है अगर मुझे ऐसा मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो फंडिंग वंडिंग देते हैं तो मतलब हमें भी मौका मिलता है दूसरी कंपनी के साथ इन द पीएचडी काम करने का। तो अभी तो मैंने आईआईटी सोचे हैं, तो वही देखो अब क्या होता है सर। वही है। और पहले तो मैं गया कुमार यूनिवर्सिटी गया था पहले, मैंने कहा यहीं ले लेता हूँ एडमिशन, घर के बगल में है। तो एक मेरे फैकल्टी हैं, मतलब आशीष सर हैं और एक कविदयाल सर भी हैं जिनसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से मत कर, गो फॉर आईआईटी, इस बात के लिए भी सोच लो अपना 4-5 साल। क्योंकि मतलब अब तू ऐसे कॉलेज आईआईटी में एक तेरा बैच, तेरा अभी तक करियर सही चला रहा है तो आईआईटी जुड़ जाएगा या कोई आईआईएम जुड़ जाएगा तो डेट विल बी गुड, ये उन्होंने बिकॉज बोला। यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड ऑल्सो। हाँ एक बड़े प्लान, ऐसा नहीं है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी खराब है, बट अगर उससे बेहतर कोई ऑप्शन आप अगर ले हाँ सकते हो जहां से आपके करियर को बूस्ट मिल सकता है, तो वो बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल सही हाँ उन्होंने आपको उन्होंने इनपुट दिया। हाँ उन्होंने बोला कि देख लास्ट ऑप्शन तो यहाँ कुछ ऑप्शन तो है, हम लोग तो तेरे को ले ही लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है तेरे को लेने में, बट पहले तू उस प्लेटफॉर्म में ट्राई कर, वहाँ पे ट्राई कर एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ये है। तो चलो वही आशा है करते हैं सर। आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो, आप अपना रिसर्च शुरू करें। हाँ और साथ साथ पढ़ाएंगे भी रिसर्च करते करते, या क्या क्या सोचा है कुछ? सर उसमें तो पहले वही रहता है ना, आईआईटी में पहले कोर्स वर्क रहता है 1-2 साल, हाँ, तो तो फिर एक साल, टीएशिप छः मिलती छः है। महीने से एक साल तो कोर्स तक आपको लगेगा ही लगेगा। फिर टीएशिप मिलती है, अगर टीएशिप मिल गई तो फिर पढ़ाने लग जाऊंगा। पहले तो मैंने मतलब ये आइडिया रखा था कि क्या बोलते हैं कि पहले मैं सोच रहा था कि कहीं पढ़ा लूँ और साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर लूँ। पर अभी मतलब मैं यही सोच रहा हूँ फुल टाइम कर लेता हूँ। तो बीच में कोई अगर पीएसयूज के एग्ज़ाम आए और कोई एग्ज़ाम आए तो वो भी मतलब सोचूंगा दिन, मतलब सोचूंगा कि दूंगा, अगर वहाँ हो जाए तो फिर पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर हाँ लूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जेआरएफ है, स्टाइपेंड आपको मिल ही जाएगा। एंड अगर आपका हाँ। रिसर्च में मन लग जाता है तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप हम्म। पूरा ध्यान रिसर्च पे दोगे तो आप अपना रिसर्च 3 साढ़े 3 साल में भी वाइंड अप कर पाओगे, अगर हाँ पूरे तरीके से हाँ उसमें यही बोला। फोकस करेंगे तो। हाँ मतलब तो मैंने अपने फैकल्टी से यही बोला था कि सर, उन्होंने बोला 3.5-4 साल में, अमन 3.5 साल में रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने आर्ग्यू करा कि सर नहीं 5 साल में होती है। कहते क्यों होती है, कितने लोग तो 3.5-4 साल में कर लेते हैं। मैंने कहा सर देखता हूँ फिर वही। ये मिथ है कि 5 साल ही लगेंगे, क्योंकि यूजीसी में आप लोगों ने 3 साल में भी रिसर्च करा हुआ है। बशर्ते अगर आप जैसे फुल टाइमर हैं और आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है और आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको मेंटोर या गाइड अच्छा मिल जाता है जो आपको हेल्प कर दें रिसर्च को आगे बूस्ट करने में, प्लस अगर आप कुछ पेपर्स अच्छे पब्लिश कर पाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अगर पूरा कंसंट्रेशन से करेंगे तो 3 साढ़े 3 साल में भी आप कर सकते हैं इसको। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है। हाँ तो सर। हमारी तरफ से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और हमारे लिए कोई फीडबैक, हमारे लिए कोई इनपुट्स, जेसी एकेडमी के लिए कोई इनपुट्स, या फिर आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कोई इनपुट्स अगर हो तो आप बिल्कुल वेलकम है शेयर करने के लिए। सर अब मतलब आप तो, मतलब आप और मैम तो महारथी हो अभी, अब आपको इनपुट देना तो मतलब सर इतना बट ऐसा वी कोई मैंने ऑल्सो देखा लर्न, नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी अपनी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करते हैं। और अगर हम ये मान लें कि हमें ही सब कुछ आता है तो फिर हमसे बड़े गलतफहमी में कोई नहीं होगा। क्योंकि नहीं सर देखिए, अभी ऐसा तो आपके लिए तो रिसर्च का कुछ नहीं है डोमेन बट। तो हमेशा सीखने हाँ का है। हाँ तो सर। लर्निंग नेवर एंड्स, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम आज सोच लें कि भाई हमें सब कुछ आ गया तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी हमारे एंड पे। करेक्ट करेक्ट सर। तो आने वाले एक्सपीरियंस के लिए तो यही है कि सर डिमोटिवेशन और ये सब बीच में आते रहेगा, और एग्ज़ाम एग्ज़ाम भी कभी कुछ होते रहेगा। मतलब पर यही है कि कंसिस्टेंसी रखो अपनी, टीचर्स जो आपके पढ़ा रहे हैं उस पर फेथ रखो, आप जो पढ़ रहे हो उसको उसके ऊपर फेथ रखो, प्लानिंग करते रहो क्या करना है आपको आगे। और बस यही है, और तो कुछ नहीं है मतलब।
बाकी हार्ड वर्क है और सब चीज़ें भी हैं। और मतलब बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करो, और बस यही है, और तो कुछ नहीं है। और तो सर इतना ही करा था मैंने अभी से ज़्यादा तो सर। ठीक है। आप एकदम मेरे को आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स ना मुझे मेरे यंग एज की याद दिलाते हैं, जब मैं कॉलेज में था। और मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि बहुत कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करें और फोकस और पर्पस से करें तो हम बिल्कुल ही अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे राइट। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं कम समय में, वो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। लेकिन अगर आपने एक लक्ष्य साध लिया है और उसकी तरफ आप धीमे धीमे ही सही लेकिन कंसिस्टेंटली चल रहे हैं और एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जर्नी बहुत इजी और बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि आप एक समय पे जाके आपकी तैयारी पक्की हो ही जाएगी। तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, क्योंकि जब मैं भी था तो मैं लेक्चर कोई मिस नहीं करता था यूनिवर्सिटी में। अपनी लेक्चर मैंने सारे अटेंड करे, चाहे मुझे सब्जेक्ट पसंद हो भी चाहे नहीं भी हो, बट आई फॉलोड द प्रोसेस। और वही मेरे को आप में भी दिख रहा है कि आपने बहुत अर्ली स्टेज से समझ लिया कि मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, सो आई अचीव। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं थैंक यू सर। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड इंटरेक्टिंग विद अस एंड थैंक यू शेयरिंग योर सर। कैंडिड इनपुट्स, एंड वी विल मेक श्योर कि आपके ये इनपुट्स स्टूडेंट्स तक पहुंचे और उनको बेनिफिट भी करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक टेक यू। केयर। थैंक यू सर।